केमिस्ट्री के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्वांटम संख्याएं पढ़ रहे थे, तो उसमें दो क्वांटम संख्याएं, मुख्य क्वांटम संख्या जिसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं उसे पढ़ लिए थे, और दिगंशी या एजीमुथल क्वांटम संख्या जिसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं उसे हम पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसी को कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो जैसा कि मैं थोड़ा रिवाइज कर दे रहा हूँ। मुख्य क्वांटम संख्या n जो होती है कोषों को प्रदर्शित करती है, जिसे हम 1, 2, 3 एंड सो ऑन मान होता है। दिगंशी क्वांटम संख्या l कोषों के उपकोषों को प्रदर्शित करती है, जिसका मान n के मान पर निर्भर करता है। l बराबर क्या होता है, 0 से लेकर n-1 तक। समझ रहे अच्छी बताया गया था। अब यहाँ हमको चुंबकीय क्वांटम संख्या पढ़ना है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम m से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? m से। तो यह उपकोष के ऑर्बिटलों से, जैसे s ऑर्बिटल होता है तो s ऑर्बिटल केवल एक प्रकार का होता है। p ऑर्बिटल क्या होता है, आयताकार ऑर्बिटलों में प्रदर्शित करें तो 3 प्रकार का होता है। d ऑर्बिटल क्या होता है, यदि हम आयताकार ऑर्बिटलों में प्रदर्शित करें तो 5 प्रकार का होता है। तो ये ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करती है। जैसे यह l प्रदर्शित करती है। l SPDF के लिए l का मान आपको 0, 1, 2, 3 बताया गया है ना, ऐसे l है। m क्या होती है, इन हम उपकोष को, यह उपकोष हो गया तो उपकोष को m क्या प्रदर्शित करती है, ऑर्बिटलों को। जैसे ऑर्बिटल s ऑर्बिटल 1 होगा, p ऑर्बिटल 3 होगा, d ऑर्बिटल 4, 5 होगा, f ऑर्बिटल क्या होगा, 7 होगा। तो m जो होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, m इलेक्ट्रॉन के उपकोषों के ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करती है। m का मान जो होता है l के मान पर, m का मान जो होता है l के मान पर निर्भर करता है। प्रत्येक l के लिए m का संभावित मान क्या होगा, -n से लेकर +l तक शून्य सहित, या +l से लेकर -l तक शून्य सहित। यहाँ पे नोट किया गया है, देखेंगे। प्रत्येक l के लिए m का संभावित मान -l से लेकर +l तक शून्य सहित, या +l से लेकर -l तक शून्य सहित होता है। जैसे यदि n बराबर 1 कर दिया जाए, n बराबर n बराबर 1 कर दें तो l बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए 0 होगा। तो l बराबर 0 एक ही है, तो -0 + 0 होता ही नहीं, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो n बराबर 1 है तो l बराबर 0 होगा ना, s उपकोष। तो l बराबर 0 के लिए s उपकोष में कितने ऑर्बिटल होंगे, l का मान यदि 0 होगा तो m का मान भी क्या होगा, 0 होगा, यानी कि केवल s ऑर्बिटल होगा। क्या होगा, केवल s ऑर्बिटल होगा। ऐसे ही यदि n बराबर 2 हो, यदि n बराबर 2 हो तो l के 2 मान होंगे। n बराबर यदि 2 होगा तो n के 2 मान होंगे। एक l बराबर क्या होगा, 0 होगा और एक 1 होगा। तो l बराबर 0 के लिए, l बराबर 0 के लिए m बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो s क्या हो जाएगा, 2s। यदि 1 मान है, यहाँ कामा देके देखेंगे क्या देगा, 1 मान है, l बराबर 1 है तो m के मान क्या हो जाएंगे, l बराबर 1 के लिए m के मान क्या हो जाएगा, -1, 0, +1, या +1, 0, -1। तो l बराबर 1 मतलब कितने हो जाएंगे, दूसरे कोष में कितने उपकोष हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। दूसरे कोष में कितने उपकोष हो जाएंगे, 3। यहाँ पे देखेंगे l बराबर 1 के लिए m का मान यही है, m का मान -1, 0, यहाँ पे +1। तो -1 किसके लिए होता है, यहाँ पे लिखा गया, देखेंगे तीनों p ऑर्बिटल के लिए, जैसे l का मान जो है, m का मान -1 यदि है, m का मान -1, 0, +1 है, तो 3 p ऑर्बिटल होंगे, p उपकोष होगा ना n बराबर 2 से। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 3p तो दूसरे, या तो यहाँ पे 2px हो सकता है या 2py हो सकता है। 2px 2py के लिए m का मान -1, और 0 हमेशा 2pz के लिए होगा। 0 क्या होगा, हमेशा 2pz के लिए होगा। और यहाँ पे +1 भी क्या होगा, या तो 2px होगा या तो 2py होगा। अरे समझ में, तो यहाँ पे है, देखेंगे यदि l बराबर 0 है, यदि l बराबर 0 है तो m बराबर 0 दूसरे कोष के लिए। तो कौन सा उपकोष हो गया, यहाँ पे देखेंगे लिखा ब्रैकेट में 2s। यदि
एल बराबर 1 है तो एम का कितने मान आ गया, तीर बना के यहाँ लिखा देखेंगे, -1 0 और +1। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 होगा तो 2px भी हो सकता है, 2py हो सकता है। और 0 के लिए जो होगा एम का मान यहाँ पर 2pz होगा, ठीक है। +1 के लिए भी क्या हो सकता है, 2px और 2py। उसी तरह से यहाँ पे डी के लिए भी लिखा गया है, जैसे n बराबर 3 है तो n बराबर 3 है तो n बराबर जब 3 होगा तो l के 3 मान होंगे, एक 0 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा। तो l बराबर 0 के लिए m का मान क्या हो जाएगा, l बराबर 0 के लिए m का मान 3 बना के देखेंगे, लिखा गया है क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 होगा तो क्या हो जाएगा 3s। यहाँ पे देखेंगे 1 है तो क्या हो जाएगा मान -1 0 और +1, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3px, यहाँ लिखा गया देखेंगे 3px 3py -1 हो, और 3px 3py +1, और 3pz क्या होगा 0 होगा m का मान, मतलब pz के लिए m का मान क्या होगा 0 होगा, और px और py दोनों के लिए m का मान +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, px और py के लिए किसी का भी हो, ठीक ना, इसका मतलब यही है। और dx यहाँ देखेंगे 2 है तो d का मान कितना हो जाएगा, m का मान कितना है 5 मान है, m का मान कितना 5, -2 -1 0 +1 और +2, जैसे यहाँ पे दिया गया देखेंगे। यदि डी उपकोष है, जैसे m का मान यहाँ पे लिखा है, जैसे देखेंगे यदि m का मान यह 2 है, सॉरी l का मान 2 है तो m के मान यह हो जाएंगे -2 -1 0 +1 +2। तो -2 क्या होगा dxy के लिए होगा, -1 क्या हो जाएगा dyz के लिए होगा, और 0 हमेशा किसके लिए होगा dz² के लिए होगा, और प्लस क्या होगा dx² - y² के लिए होगा, +2 क्या होगा dxz के लिए होगा। तो ये चीज़ आपका हो जाएगा उसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए यदि पूछ दिया जाए l बराबर 0 के लिए m का मान क्या होगा, तो l बराबर 0 के लिए m का मान 0, l बराबर 1 के लिए m का मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा -1 0 +1, l बराबर 2 के लिए m का मान क्या होगा, तो m बराबर -2 -1 0 +1 और +2, ऐसे ये चीज़ बताया गया ऊपर, ठीक ना। और सबके लिए अलग अलग बताया गया है, मतलब l बराबर 0 कब क्या होगा तो कौन सा आर्बिटल होगा, ये चीज़ ठीक है। अब आगे देखेंगे आप इसमें नोट, उसी में नोट फर्स्ट पॉइंट, n के किसी भी मान के लिए m के कुल मानों की संख्या आर्बिटलों की संख्या के बराबर होगी, मतलब आर्बिटलों की संख्या के n² के क्या होगी बराबर होगी, ठीक ना। जैसे n बराबर 1 होता क्या होगा प्रथम कोष होगा, तो n बराबर 1 तो l बराबर क्या होगा 0, l बराबर 0 तो क्या हो जाएगा m बराबर 0, ठीक ना। m बराबर 0 मतलब कितना मान आया 1, तो कितना आर्बिटल होगा n² का 1। यदि यही हम मान लिए कि n बराबर 2 लें, l बराबर क्या हो जाएगा 0 और 1, तो 0 के लिए m का मान क्या होगा 0, और 1 के लिए m का मान क्या होगा 3 मान होगा, 3 मान होगा -1 0 +1, तो m के कुल कितने मान आए 4, तो क्या है यार n² के बराबर है ना। हाँ, तो किसी भी n में आर्बिटलों की संख्या किसके बराबर होगी n² के बराबर होगी, ठीक है। प्रत्येक l के लिए दूसरा इसमें पॉइंट यह है, प्रत्येक l के लिए, प्रत्येक जो l होगा प्रत्येक l के लिए m के कुल मानों की संख्या 2l + 1 होगी, प्रत्येक m के लिए l के कुल मानों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, सॉरी प्रत्येक l के लिए m के कुल मानों की संख्या 2l + 1 होगी। यदि l बराबर 0 है तो m बराबर क्या हो जाएगा 2 × 0 + 1 बराबर केवल 1 मान होगा, एक मान क्या होता है, जैसे l बराबर 0 है तो हम m बराबर 0 रखते हैं ना, एक ही मान है ना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और तीसरा इसमें है, तीसरा यह इम्पॉर्टेंट है, चुंबकीय क्वांटम संख्या आर्बिटलों के अभिविन्यास, यहाँ लिखा गया है आर्बिटलों के अभिविन्यास ओरिएंटेशन, आप इंग्लिश में भी जान लेंगे ओरिएंटेशन ORIENTATION ओरिएंटेशन ऑफ आर्बिटल्स, वहाँ लिख लेंगे ब्रैकेट में, ओरिएंटेशन ऑफ आर्बिटल्स को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो m होती है पूछा जाता है तो किसको प्रदर्शित करती है ओरिएंटेशन ऑफ आर्बिटल्स को प्रदर्शित करती है। प्रश्न यहाँ पे एक दिया गया देखेंगे, l बराबर 2 के लिए
एम के मान बताइए। एल बराबर 2 के लिए एम का मान, एल बराबर 2 के लिए एम का मान क्या हो जाएगा, -2 -1 0 +1 +2 ऐसे हो जाएगा इसी के लिए भी। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसमें चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है, स्पिन क्वांटम संख्या। तो चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्कर की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। जैसे यह नाभिक होता है, देखेंगे नाभिक होता है ना, इसके बाहर कक्षा में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑर्बिटल में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये भी क्या करते हैं, अपने अक्ष पे भी इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर अपने अक्ष पे भी क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक ऑर्बिटल में, जैसे मान लीजिए कि यह नाभिक हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस पे इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन भी अपने अक्ष पे जैसे या तो इधर घूमेंगे क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, तो चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो चक्रण करता है क्लॉकवाइज करता है कि एंटी क्लॉकवाइज करता है। ठीक है ना, तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ ही साथ अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी आप जानते होंगे, जैसे सन है, अर्थ इसके चारों ओर चक्कर यदि लगाती है, अर्थ लगाती है ना, और उसके साथ ही साथ अपने धुरी पर भी चक्कर लगाती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्लॉकवाइज, जैसे एक इधर घूमेगा इलेक्ट्रॉन और एक क्या होगा, इधर घूमेगा। ठीक है ना, तो चक्रण क्वांटम संख्या को हम यस या एमएस से प्रदर्शित करते हैं, ऐसा ना। और चक्रण की दिशा क्या हो सकती है, दक्षिणावर्त, मतलब इलेक्ट्रॉन के चक्कर की दिशा दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज या वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आयताकार में प्रदर्शित करेंगे, तो यह क्या होगी, यह जो होगी आपका, यह प्रदर्शित करती है, यह जो मैं देख रहा हूँ, यह दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज और यह वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, प्रत्येक यम के लिए यश के क्या होते हैं, 2 मान होते हैं। प्रत्येक यम के लिए यश के 2 मान होते हैं, एक +12 और एक क्या हो जाता है, -12। एक +12 होगा और एक क्या होगा, -12 होगा। ठीक है, और यह जो होती है, यह क्वांटम संख्या क्या होती है, यहाँ पे नोट लिखा गया है, यह क्वांटम संख्या किसी परमाणु के या आयन के चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या करती है, या प्रदर्शित करती है। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे, एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। n बराबर 2 के लिए एल एम एम ऐसे मान बताइए। तो n का मान 2 है, 2 के लिए l का मान क्या हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा। ऐसे टेबल बना लेते हैं। l बराबर 0 है तो m बराबर क्या हो जाएगा, 0। यदि l बराबर 1 है तो m बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे देखेंगे m के 3 मान होंगे, -1 0 और +1 होंगे ना। अब प्रत्येक m के लिए s के 2 मान, जैसे ±12 2 मान, ±1 के लिए, 0 के लिए ±12, 1 के लिए ±12। मतलब n बराबर 2 में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, या इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए ना। तो n बराबर 2 में दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, निम्न के लिए n l एवं m के मान बताइए। n l एवं m के मान बताना है यहाँ पे, ठीक ना। तो 2s है, तो 2s के लिए यहाँ पे 2 है, पहले 2 है तो ये n है, तो 2s के लिए n बराबर क्या हो गया, 2। 2s के लिए यहाँ पे देखेंगे n बराबर क्या हो गया, 2। 2s यदि दिखा है तो इसके लिए n बराबर क्या हो जाएगा, 2। s है तो l बराबर क्या हो जाएगा, s ऑर्बिटल के लिए l का मान क्या होता है, 0। m का मान क्या होगा, l के मान पे, l बराबर 0 है तो m बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। और 2pz है तो 2pz के लिए n यह है तो n बराबर क्या है, 2 है ना, 2pz है, यहाँ पे z है। अब p है तो p के लिए l का मान क्या होता है, 1। अब pz है, जैसा कि ऊपर बताए हैं, pz के लिए m का मान क्या होता है, 0। ऐसे ही आप इसका भी कर लेंगे, 4dx² - y² के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा गया है c, n बराबर क्या है, 4। और d के लिए l का मान क्या होता है, 2।
m का मान क्या हो जाएगा -2। और dz स्क्वायर के लिए 4dz स्क्वायर के लिए ऐसे ही है, 4dz स्क्वायर यदि हो तो n का मान कितना है इसके लिए 4। और d ऑर्बिटल है तो d जैसे sp/df के लिए आप यह जानते हैं sp/df के लिए l का जो मान होता है इसके लिए 0 1 l बराबर क्या होता है 0 1 2 और 3। तो d है तो l बराबर क्या हो जाएगा इसके लिए 2। और dz स्क्वायर है तो dz स्क्वायर के लिए ऊपर बताया गया है जब चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो m बराबर dz के लिए क्या होता है 0। वैसे यहाँ पे यह प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे यह प्रश्न दिया गया है निम्न क्वांटम संख्याओं के लिए ऑर्बिटलों के नाम बताइए। पहला n बराबर 2 है, l बराबर 1 है, m बराबर -1 है। n बराबर 2 से थ्रू l 1 किसके लिए होता है p के लिए, -x क्या हो जाएगा या तो px होगा या 2py होगा, ठीक है ना। ऐसे ही यह है, इसमें यह वाला है b वाला है, n बराबर 4 है, l बराबर 2 है, m बराबर 0। तो 4 से क्या हो जाएगा 4, l बराबर 2 किसके लिए होता है d के लिए, m का मान 0 किस d ऑर्बिटल के लिए होता है dz स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर लिखा गया है, देखेंगे हल इसमें दिया गया है, ठीक है, देख लेंगे। एक क्या होता है अपभ्रष्ट कक्षक या डिजेनरेट ऑर्बिटल्स किसे कहते हैं, अपभ्रष्ट कक्षक या डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हम किसे कहते हैं। जैसे s ऑर्बिटल तो केवल एक ही प्रकार का होता है, p ऑर्बिटल 3 प्रकार का होता है, px py pz, d ऑर्बिटल 5 प्रकार का होता है, dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर और dxz। तो ये क्या अपभ्रष्ट ऑर्बिटल क्या होती है, मतलब कोई कोश यदि है, मैं यदि ऑर्बिटल में बनाऊँ जैसे p का मैं 3 बनाऊँ, यह तीनों जैसे px py और pz, तो तीनों की ऊर्जाएं क्या होती है समान होती है, उसी को हम अपभ्रष्ट ऑर्बिटल कहते हैं। समान ऊर्जा के जो ऑर्बिटल होते हैं उसी को क्या कहते हैं अपभ्रष्ट। यदि d का हम बनाएं तो d का क्या होता है 5 होता है, 5 में कौन है dxy dyz dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dxz, यहाँ पर आप लिख लेंगे जो नाम बोल रहा हूँ। इन जो ऑर्बिटल होते हैं सभी की ऊर्जा क्या होती है समान होती है, उसी को हम क्या कहते हैं अपभ्रष्ट ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप परिभाषा देख लेंगे अपभ्रष्ट ऑर्बिटल का, ध्यान से देखें। किसी उपकोष के ऑर्बिटलों की ऊर्जाएं समान होती हैं तथा समान ऊर्जा के ए ऑर्बिटल अपभ्रष्ट ऑर्बिटल कहलाते हैं। जैसे np उपकोष, np मतलब वही 2p 3p, तो npx npy एंड npz समान ऊर्जा है। nd उपकोष में 5 होंगे, ndxy ndyz ndxz ऐसे होंगे, ठीक है। अब आप आ जाएंगे नोड क्या होते हैं। नोड जैसे आप यह पढ़े हैं, देखेंगे ऑर्बिटल पढ़े हैं, तो नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाला वह त्रिविमीय क्षेत्र, मतलब यह त्रिविमीय क्षेत्र जो मैं डार्क किया वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, जहाँ डार्क नहीं है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। तो नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पाए जाएंगे। यहाँ जो खाली जगह है जो मैं खींच रहा हूँ, खाली जगह जैसे खींचा हूँ ना, जैसे जहाँ से देखेंगे तिलाया हूँ वहाँ इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे खाली जगह में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। तो जहाँ पे मतलब नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उसी को हम नोड कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं नोड। मतलब यहाँ पे तो जैसे मैं जो खींच रहा हूँ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, और यहाँ पे जो खाली जगह जो मैं खींच रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे नहीं पाए जाएंगे, ठीक ना। बीच में नाभिक के चारों पर खाली जगह है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं नोड कहते हैं। और जो तल होगा उसी को हम क्या कहेंगे नोडी तल या नोडल प्लेन कहेंगे, ठीक है। तो नोड क्या होते हैं, नोडों की कुल संख्या क्या होती है n-1 के बराबर होती है। जैसे यदि 1s है तो नोडों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे n का मान 1 है, s है तो क्या आ जाएगा तो n 1 - 1 बराबर 0। 2s है तो नोडों की संख्या क्या हो जाएगी 2 - 1 बराबर 1। यदि 3p है तो नोडों की संख्या क्या हो जाएगी 3 - n-1 होती है ना, 3 - 1 बराबर 2। तो यहाँ पे देखेंगे दिया गया है नोडों की कुल संख्या क्या होती है n-1 के बराबर होती है। नोड दो प्रकार के होते हैं, नोड क्या होते हैं दो प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से नोड होते हैं देखेंगे। पहला क्या है, कोणीय नोड है, और दूसरा क्या है, त्रिज्य नोड। कोणीय नोड को हम एंगुलर नोड भी कहते हैं, ANGULAR, एंगुलर नोड। त्रिज्य नोड को हम रेडियल नोड भी कहते हैं, त्रिज्य या इसी को रेडियल नोड भी कहते हैं, रेडियल, ठीक ना, नोड भी कहते हैं। तो त्रिज्य नोडों की संख्या क्या होती है, सॉरी पहले ऑर्बिटल में कोणीय नोडों की संख्या क्या होती है, L के बराबर होती है। किसी भी ऑर्बिटल में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है, किसी भी ऑर्बिटल में कोणीय नोडों की संख्या किसके बराबर होती है, उसके L के बराबर होती है। जैसे यदि पूछा जाए 3p में कोणीय नोडों की संख्या कितनी है, तो p के लिए L का मान कितना होता है, 1, तो कोणीय नोडों की संख्या 1। 4p के लिए कोणीय नोडों की संख्या कितनी है, p के लिए कितना होता है, 1। यदि 4d हो तो कितना होगा कोणीय नोडों की संख्या, 2। और त्रिज्य नोडों की संख्या कितनी है देखेंगे, मैं ऊपर लिख रहा हूँ n-l-1, n-l-1। त्रिज्य नोडों की संख्या किसके बराबर होती है, n-l-1 के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए कि यदि आप लें यहाँ पे 3p के लिए त्रिज्य नोडों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, n-l-1। तो n का मान कितना है इसके लिए, 3। अब p है तो l का मान कितना है, 1 -1। तो 3p के लिए क्या हो जाएगा, त्रिज्य नोड बराबर 1, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे नोड को दिखाया भी गया है, जैसे देखेंगे जो डार्क में बनाया गया वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, और जो खाली स्थान है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। जो डार्क में बनाया गया वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो जो डार्क वाला है उसको देखेंगे, अब फिगर को देखें, डार्क वाले को जैसे मैं नोड लिखा हूँ, और इलेक्ट्रॉन को जैसे यस का लिखा हूँ, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है 1s, फिर दूसरे कोष के लिए यहाँ पे 2s, फिर तीसरे के लिए 3s, वही है। और उसके बाद यहाँ पे एक प्रश्न भी दिया गया है, 2p के लिए नोडी तलों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना नोडी तल होता है, L के बराबर होता है। 3D के लिए त्रिज्य नोडों की संख्या, तो त्रिज्य नोडों की संख्या क्या होती है, n-l-1, n-l-1। तो 3D है तो n का मान कितना है, 3, और d के लिए l का मान कितना होता है, 2 -1। तो कितना हो जाएगा 3D के लिए त्रिज्य नोडों की संख्या, 0। यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है, देखेंगे यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे 3D के लिए यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। अब आप आगे आ जाएंगे पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है, पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है, कोई भी परमाणु हो, जैसे नाभिक होता है कोई भी परमाणु, तो किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए जो चारों क्वांटम संख्या है n, l, m और s के मान एक समान नहीं हो सकते हैं, ठीक ना। किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे, एक समान नहीं हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है इस नियम के अनुसार। किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। No two electrons within the same atom can have same value of 4 quantum number। यदि किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए n, l और m के मान समान हैं तो उसके यश के मान में भिन्नता क्या होगी, अवश्य होगी। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे हीलियम के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए दिया गया है, ठीक है। तो आप नियम आप याद करेंगे, हीलियम के जैसे 1s2 है ना, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 1 है, दूसरे के लिए क्या है 1 है, l का मान 1 है, इसके लिए 0 है, 0 है, पहले के लिए क्या है +½ है, यहाँ पे 1 है, 0 है, 0 है, दूसरे के लिए क्या है -½ है, उसके -½ के क्या हो जाएगी, भिन्नता अवश्य होगी, ठीक है। तो नियम को आप क्या करेंगे, आप याद कर लेंगे। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, या हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हुंड नियम के अनुसार जैसे एस ऑर्बिटल क्या होता है देखेंगे, एस ऑर्बिटल केवल एक प्रकार का होता है, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो एक ऐसे इलेक्ट्रॉन की स्पिन हो जाएगी, एक ऐसे भर जाएगी, तो दो इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, पहला एक भरेगा। लेकिन पी 3 होते हैं, पी क्या होते हैं, 3 होते हैं उपकोष, हाँ उपकोष 1 2 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो हुंड का नियम यह कहता है पहले एक इलेक्ट्रॉन यह भर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन भरना हो, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन भरेगा, तब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, चौथा यह होगा, पाँचवां यह होगा, छठवां यह होगा। इसी तरह से डी क्या होते हैं, 5 डी कोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5।
तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा। जैसे डी में मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे। डी में यदि मान लीजिए कि 4 इलेक्ट्रॉन है तो एक यह हो गया, एक यह हो गया, या एक 3 और एक 4। और डी में यदि मान लीजिए कि 5 इलेक्ट्रॉन है तो एक यह हो गया 5। और डी में मान लीजिए कि यदि 7 इलेक्ट्रॉन है, D7 है, यदि यही D7 है तो एक एक इलेक्ट्रॉन भर गया पहले, 1 2 3 4 और 5 हो गया। फिर एक पहले में प्रवेश करेगा, यह इसमें आएगा 6 और ये दूसरे वाले में 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो हुंड नियम की सहायता से हम उपकोषों के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं। उपकोषों के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, वितरण करते हैं। यह नियम यह कहता है कि किसी उपकोष के विभिन्न ऑर्बिटलों में सर्वप्रथम एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जैसे पी में इलेक्ट्रॉन भरना है, पी में तो सबसे पहले 3 पी है ना, पी एक्स होता है, पी जेड होता है और पी वाई होता है। यहाँ पे पी वाई भी ले सकते हैं, यहाँ पे पी जेड भी पी एक्स ले सकते हैं। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर गया तो फिर पी जेड इसमें भरेगा एक इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें भरेगा। अब यदि अधिक इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन से अधिक आएगा फिर इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, फिर इसमें 5वां इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, फिर इसमें 6वां इलेक्ट्रॉन आएगा। नियम यही कह रहा है, किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में सर्वप्रथम एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तत्पश्चात इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित करते हैं। जैसे पी उपकोष में विभिन्न इलेक्ट्रॉनों का प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है, देखेंगे पी में प्रदर्शित किया गया है। जैसे P1 यदि हो, मान लीजिए यदि P1 हो तो क्या हम भरेंगे, या 3 ऑर्बिटल ऐसे बना लेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब P2 हो तो क्या भरेंगे, ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 1 और 2। यदि मान लीजिए कि हमको P4 का भरना हो तो P ऐसे बनाएंगे 3, 1 2 3, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन यह हो जाएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए कि ऐसे दिया हो 3d6 या 3d7 निकाय का आयताकार ऑर्बिटलों में प्रदर्शित कीजिए, तो डी ऑर्बिटल हम ऐसे बना लेंगे 5 7 प्रदर्शित करना है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, 5वां, फिर 6वां यहाँ युग्मित करेंगे। जब एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तब 6वां और 7वां हो जाएगा। तो ये हुंड का नियम है। हुंड के नियम के अनुसार ये आयताकार ऑर्बिटलों में, जितने उपकोष के होते हैं आयताकार ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर का वीडियो देखने के लिए आप क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और शेयर भी करेंगे। लाइक और शेयर अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे जो आपकी कक्षाओं में पढ़ते होंगे। अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे तो सभी लोग अधिक से अधिक इसका क्या करेंगे, फ़ायदा उठा सकेंगे, ठीक है। तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिए। आज के क्लास में बस इतना ही। आगे आपको हुंड नियम का अनुप्रयोग अगले लेक्चर में और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास महत्वपूर्ण चीज़ें क्या की जाएंगी, बताई जाएंगी। तो इसको लाइक और शेयर अलग करें, अवश्य करें कि पिछले लेक्चर का भी वीडियो आप देख सकें। आज के क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।